हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम प्रमेय 1.2 को समझेंगे, उदाहरण 5 से लेकर 7 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 4 से लेकर 7 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो हमारा प्रमेय 1.2 है उसको समझते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रमेय 1.2 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पर P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा, जहाँ a एक धन पूर्णांक है। इसमें बोला जा रहा है कि P एक अभाज्य संख्या है, जिसमें यदि P a को विभाजित करता है तो यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। तो इसको हम समझते हैं। तो इसको हम सबसे पहले उदाहरण के मदद से समझेंगे। यहाँ पर P a स्क्वायर को विभाजित करता है, ये बोला गया है इसमें। तो इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर अभाज्य संख्या लेते हैं। इसमें P अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या हम लेते हैं। अभाज्य संख्या यहाँ पर 3 है। इसमें बोला जा रहा है कि P एक अभाज्य संख्या है तो P a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या 3 ले लिया है। तो यहाँ पर 3 a स्क्वायर बोला, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर, 3 यहाँ पर 12 के स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसमें ये बोला जा रहा है P a स्क्वायर को विभाजित करेगा। यहाँ पर a स्क्वायर लिया जा रहा है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 144। बोला जा रहा है कि 12 का स्क्वायर P मतलब 3, यहाँ पर 3 12 के स्क्वायर को विभाजित करेगा प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड चला जाएगा। देखते हैं इसको। 3 चक्कू 12 और 3 छत्ते के 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर पूरा विभाजित हो गया है। अब इसमें नेक्स्ट लाइन क्या है, विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगा। तो P a को भी विभाजित करेगा तो P यहाँ पर क्या है, 3 है। a को विभाजित करेगा तो a यहाँ पर क्या है, 12 है। तो 3 से अगर इसको डिवाइड किया जाता है तो 3 चक्कू 12 पूरा डिवाइड हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर कोई अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या यहाँ पर a क्या है, कोई भी धन पूर्णांक है। a यहाँ पर धन पूर्णांक है तो P a इस स्क्वायर को अगर विभाजित कर रहा है तो P a को भी विभाजित करेगा। इस प्रमेय का मतलब ये मतलब है। तो ये जो प्रमेय है ये उदाहरण नंबर, जो आगे उदाहरण करने वाले हैं उसमें यूज होने वाला है, इसीलिए इसको समझाया गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 5। इसको समझते हैं। उदाहरण नंबर 5 में बोला जा रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो अपरिमेय है तो इसका उल्टा हमें मानकर चलना होता है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हल में हम इस तरीके से लिखेंगे, जब भी हमें अगर सिद्ध करना होगा कि ये अपरिमेय संख्या है तो उसका उल्टा हमें क्या करना पड़ेगा, मान के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। तो √3 किसके बराबर हो जाएगा, परिमेय संख्या यहाँ पर P/Q के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ P और Q क्या है, P
और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, परिमेय संख्या का मतलब शर्त है। और इसमें P और Q सहअभाज्य संख्या है। P और Q सहअभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या होता है, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, HCF P, Q इक्वल टू 1। तो ये सारे जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है और सहअभाज्य संख्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने अध्याय 1 का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें डिटेल से समझाया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, दो संख्या यहाँ पर P और Q जो कि पूर्णांक है, तो इसका HCF 1 है, इसे बोला जाता है सहअभाज्य संख्या। अब यहाँ पर √3 परिमेय संख्या है जो P/Q के इक्वल है। जब सॉल्व किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा इस तरीके से, तो Q √3 के साथ गुणे में हो जाएगा। तो लिखेंगे हम इस तरीके से √3Q इक्वल टू P। ये हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसका ये स्टेप है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना होता है स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम करेंगे दोनों और वर्ग करने पर, दोनों तरफ हमें वर्ग करेंगे तो इसमें आ जाएगा √3Q का होल स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसमें जब वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग क्या होता है, √3 का वर्ग होता है 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये 3 है वो बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा। तो इसमें Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3, तो यहाँ पर 3P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3P को भी विभाजित करेगा, ये वाला लाइन आएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, P स्क्वायर अपॉन 3, इसका मतलब है कि 3P स्क्वायर को पूरा विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर इससे अभी यहाँ पर प्रमेय 1.2 को अभी हमने देखा था, उसमें क्या बोला जा रहा था कि 3P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3P को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3P को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर जो एक लाइन है, 3P को भी विभाजित करेगा, 3P को विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P/3, इसका मतलब हो जाएगा P/3। तो लिखेंगे यहाँ पर P/3, तो इसको हम कुछ मानेंगे, जो P/3 है इसको हम माना कि ये C है, तो हम लिखेंगे इस तरीके से, माना P/3 इक्वल टू C, इसको हम C मानेंगे। ये लाइन कहाँ से आया, ये प्रमेय 1.2 से यहाँ पर 3P को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब P/3 आ जाएगा। अब जब यहाँ पर 3P को विभाजित करेगा तो इसको हमने माना कि ये C है। अब इसमें P इक्वल टू 3C, अब हम इसको कुछ मानेंगे समीकरण। यहाँ पर इसके जो पहला वाला है, इससे पहला वाला जो यहाँ पर
ये वाला, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 2, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है हमारा, देखते हैं। समीकरण 1 में रूट 3q इक्वल टू p, रूट 3q इक्वल टू p, तो p की जगह पे हम क्या रखेंगे, p की जगह पे हम लिखेंगे 3c। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, q इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें दोनों ओर वर्ग करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें दोनों तरफ वर्ग करना होगा, दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट 3q का स्क्वायर इक्वल टू 3c का स्क्वायर। यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और यहाँ पर q स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 और यहाँ पर c का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये जो 9 है, 9 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर q स्क्वायर, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 आ जाएगा इक्वल टू c का स्क्वायर। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 3 9 आ जाएगा, मतलब q स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, तो यहाँ पर q स्क्वायर यहाँ पर बचा हुआ है अपॉन 3 इक्वल टू c का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, q स्क्वायर अपॉन 3 आ रहा है। q स्क्वायर अपॉन 3 इसका मतलब क्या है, 3q स्क्वायर को विभाजित करता है प्रमेय 1.2 के अनुसार। यहाँ पर लिखेंगे कि प्रमेय 1.2 से, यहाँ पर इसका से क्या हो जाएगा कि 3q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो प्रमेय 1.2 के अनुसार क्या हो जाएगा, 3q को भी विभाजित करेगा, 3q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर 3q को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब q अपॉन 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम इसको मानेंगे कि q अपॉन 3 हमारा d है, इसको हमने d माना है। अब यहाँ से q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3d, इसको हम समीकरण मानेंगे। समीकरण यहाँ पर ये है हमारा 4। अब इसमें हम देखेंगे समीकरण ये हमारा 4 है, इसको हमें 3 मानना होगा क्योंकि समीकरण 2 तक हमने मान चुके हैं। इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब हम देखेंगे कि समीकरण 3 में और समीकरण 2 में p बराबर 3c है, q बराबर 3d, तो समीकरण 2 तथा 3 से लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण समीकरण 2 तथा 3 से, यहाँ पर समीकरण 2 तथा 3 से यहाँ पर
जैसे परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या p अपॉन q होता है, मतलब p और q को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर p और q का मान हमने निकाल लिया है, इसीलिए यहाँ पर समीकरण 2 तथा 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इसमें समीकरण 2 में क्या है हमारे पास, p इक्वल टू 3c, p इक्वल टू यहाँ पर 3c आ जाएगा, और q इक्वल टू क्या है, 3d है, q इक्वल टू 3d है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, तो परिमेय संख्या p अपॉन q के फॉर्म में होता है। तो समीकरण 2 और 3 से इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। तो इसमें हम अगर देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, समीकरण 2 और 3 में, मतलब p अपॉन q में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, जो कि परिमेय संख्या का जो शर्त है उसमें क्या है कि p और q सहभाज्य संख्या है, मतलब यहाँ पर HCF का मतलब कॉमन आना, तो HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा है। जो कि यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 1 कॉमन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब जो √3 है ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम इसको ऐसे, हमें लिखना है कि यहाँ पर p तथा q में 3 उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए। लिखेंगे यहाँ पर p तथा q में 3 उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए, जबकि नहीं आना, यहाँ पर p तथा q में 3 उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए, क्योंकि p तथा q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है, p तथा q सहभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या है, HCF यहाँ पर p, q इक्वल टू 1, यहाँ पर HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। p और q का जो HCF है 1 आना चाहिए, जबकि इसमें उभयनिष्ठ है, HCF का मतलब उभयनिष्ठ, इसमें उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये हमारे अवधारणा के ये है हमारे अवधारणा के विरोधाभास है, जो हमने माना था उसका यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे अवधारणा के विरोधाभास है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ इसमें थोड़ा थ्योरी लिखना होता है, इस तरीके से हमें लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे लिखना है। जब भी यहाँ पर √3 कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर √2 के लिए भी पूछा जा सकता है, √2 के लिए भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, √5 के लिए भी पूछा जा सकता है, √7 के लिए भी पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन, और हमें सेम लैंग्वेज लिखना है। सबसे पहले मानना होगा कि ये एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय सबसे उसका उल्टा हमें मानना होगा। तो परिमेय संख्या जो होता है इस तरीके से लिखना है,
और इसमें इसको सॉल्व करने के बाद वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने के बाद यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ पर p² / 3, इसका मतलब क्या है 3p² को विभाजित कर रहा है। तो प्रमेय 1.2 के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लाइन्स है उसको हम लिखेंगे और यहाँ पर जो आ रहा है 3p को विभाजित करेगा, इसका मतलब p/3, तो p/3 को c मानेंगे। सॉल्व आउट करने के बाद इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 में इसको रखने के बाद फिर से दोबारा से दोनों ओर वर्ग करेंगे। करने के बाद यहाँ तक आएगा q² / 3 तक आएगा। तो 3q को विभाजित कर रहा है प्रमेय 1.2 के अनुसार, तो 3q को भी विभाजित करेगा। फिर से इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, d मानेंगे। हमारा जो q = दिस, यहाँ पर इक्वेशन 3 मानेंगे। अब समीकरण 2 और 3 को हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा, क्योंकि हमें p और q का मान चाहिए, क्योंकि इसको हमें परिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है। p की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, q की वैल्यू रखेंगे, जो कि इसमें उभयनिष्ठ कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। ये हमारे अवधारणा के विरोधाभास है। अतः क्या हो जाएगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है इस तरीके से। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें उदाहरण नंबर 6 में बोला जा रहा है, कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसको हमें क्या करना होगा, परिमेय संख्या मानना होगा। तो हल में हम मानेंगे इसको। हल में यहाँ पर 5 - √3 = p/q ऐसे मानना होगा। यहाँ पर हमें लिखना है कि परिमेय संख्या है 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पर 5 - √3 = p/q हो जाएगा। परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है। जो लाइन उसमें इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करने के लिए किया था, सेम यहाँ पर भी हमें करना होगा। तो यहाँ पर p तथा q यहाँ पर p तथा q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर HCF ऑफ p, q = 1। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं p तथा q सहअभाज्य संख्या है और ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों लाइन का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर p और q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि p/q ये तो परिमेय संख्या है और ये जो 5 है ये भी हमारा परिमेय संख्या है। दोनों परिमेय संख्या है तो इसको हम एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर 5 और p/q बराबर के इधर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 - p/q हो जाएगा। बचा हुआ यहाँ पर क्या है, माइनस का, यहाँ पर माइनस का √3 इक्वल के इधर आएगा, तो माइनस का प्लस का √3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का √3 हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर p/q परिमेय है, 5 परिमेय है, तो इसको हमने एक साइड लिखा है, अपरिमेय संख्या को एक साइड लिखा है। तो यहाँ पर 5 - p/q ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। तो ये दोनों परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5 - p/q एक परिमेय संख्या है और यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है।
परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर ये क्या है, इसके बराबर नहीं हो सकता है। अब इसमें जब ये आपस में बराबर नहीं हो सकता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि ये हमारे अवधारणा के विरोधाभास हैं। ये है हमारी अवधारणा के विरोधाभास ये हमारे अवधारणा के विरोधाभास है। अतः √3, अतः यहाँ पर क्या है 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या सबसे परिमेय संख्या मानना होगा। इसको सॉल्व करना है। ओनली यहाँ पर क्या करना है, P अपॉन Q क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर P अपॉन Q परिमेय संख्या है और 5 परिमेय संख्या, तो इनको हमें एक साइड करना है। और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमें एक साइड करना है। अब यहाँ पर दोनों हमारा क्या है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, जो कि इक्वल नहीं हो सकता है, जो कि डज नॉट इक्वल है, मतलब बराबर नहीं है। तो वही लाइन यहाँ पर लिखा है कि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता। ये हमारे अवधारणा के विरोधाभास हैं। तो अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण नंबर 7। उसको देखते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम यहाँ पर उदाहरण नंबर 6 के जैसा बिल्कुल करना है। तो इसमें सबसे पहले हम हल में लिखेंगे। हल में यहाँ पर हो जाएगा 3√2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको मानना होगा परिमेय संख्या है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मानना होगा। यहाँ पर हम मानेंगे कि इसको सिद्ध करने के लिए, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसको हमें परिमेय संख्या मानना होगा। तो परिमेय संख्या क्या होता है, 3√2 इक्वल टू P अपॉन Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर HCF ऑफ P अपॉन Q इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पर HCF इनका 1 होना चाहिए। ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें सेम करना है। P अपॉन Q क्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या है। 3 यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको हमें एक साइड करना है। तो ये जो 3 है ये बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा।
तो यहाँ पर बचा है √2 इक्वल टू P अपॉन यहाँ पर 3Q हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर √3 क्या है हमारा, √2 क्या है हमारा अपरिमेय, और P अपॉन 3Q ये क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या इक्वल नहीं हो सकता है। लिखेंगे यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है और P अपॉन 3Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ये आपस में बराबर नहीं हो सकता है। ये है हमारे अवधारणा, ये हमारे अवधारणा के विरोधाभास है। अतः यहाँ पर 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे हमें क्या करना है, इसको लिखना है। इस तरीके से सेम लैंग्वेज है। यहाँ पर जो सॉल्व करने का जो यहाँ पर थोड़ा सा तरीका है, यहाँ पर ही चेंज हुआ है, और इसमें जो लैंग्वेज है वो हमारा सेम है। तो इसमें एक चीज़ हम देखेंगे, जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो यहाँ पर जो सिंगल क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर 5 - √3 इस तरीके का, और जो अभी किया है 3√2 इस तरीके का क्वेश्चन को हमें ऐसे मतलब सॉल्व करना होता है छोटे तरीके से। लेकिन जो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण किया है, ये वाला उदाहरण नंबर 5, इसमें जो थियोरेटिकल है इसको थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, इस तरीके से सॉल्व करना होता है। 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे कि √2, √5, √7, √3, इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि 5 - √3 और यहाँ पर हो जाएगा 3√2, इस तरीके के क्वेश्चन को हमें जैसे अभी सॉल्व किया है, जिसमें ज़्यादा लिखना नहीं होता है, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 से लेकर आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो को डिटेल से समझने के लिए इसका जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसको देखना ज़रूरी है। अगर आप उसको देखोगे तो सबसे बहुत अच्छे से आपको सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।